अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द सेकंड यूनिट ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो फर्स्ट यूनिट है उसको डिटेल से डिस्कस किया, उसके टॉपिक्स देखे हम लोगों ने, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखा कि उसमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हैं। और लाइक हम लोगों ने एक दफ़ा बता देता हूँ कोई कौन कौन सी चीज़ें स्टडी की। इसमें हम लोगों ने देखा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन। उसके बाद हम लोगों ने देखा बॉडी प्लेन कौन कौन से हैं। हमने बॉडी प्लेन को 3 तरह के होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि बॉडी कैविटीज़ कौन कौन सी हैं। बॉडी कैविटीज़ के बाद हम लोगों ने देखा कि अगर एब्डोमिनल कैविटी है उसको हम लोग कैसे 9 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, और 9 सेक्शंस होते कौन कौन से हैं, 9 रीजन्स होते कौन कौन से हैं। और फिर हम लोगों ने देखा कि हर एक कैविटी में कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो लाई करते हैं। और ये था फर्स्ट यूनिट। तो अब हम देखेंगे रिगार्डिंग द सेकंड यूनिट ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो करिकुलम है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जो पहले 2 यूनिट हैं उनका करिकुलम आप लोगों के साथ जो है वो मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग इसे देख लें और देखेंगे कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इसमें शामिल हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस? मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। यानी कि जो एक इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको स्टेबल बनाने के जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं होम्योस्टेसिस। ऐसा नहीं है कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो फिक्स्ड रहेगा, वेरी नहीं करेगा। लाइक अगर 7.35 pH है तो वो 7.35 ही रहेगी। नो, होम्योस्टेसिस का मतलब ये नहीं है। होम्योस्टेसिस बेसिकली कहते हैं कि एक नैरो लिमिट के अंदर उसे मेंटेन करना। लाइक के अगर हमारे ब्लड की pH 7.35 है तो वो चेंज हो सकती है फ्रॉम 7.35 टू 7.45। वो इस लिमिट के अंदर रहेगी। इस प्रोसेस की हम लोग कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक हो गया। लिटरली दिस टर्म मीन्स अनचेंजिंग, बट इन प्रैक्टिस इट डिस्क्राइब्स डायनेमिक एवर चेंजिंग सिचुएशन वेयर द चेंजेस आर केप्ट इन नैरो लिमिट्स। ठीक है, जहाँ पे चेंजेस को नैरो लिमिट के अंदर रखा जाता है। बॉडी टेम्परेचर ये नहीं है कि कोर टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो वो 37 डिग्री सेल्सियस ही उसे रखना है। नो, वो नैरो लिमिट्स के अंदर उसमें चेंजेस आएंगी, लेकिन उसमें ज़्यादा चेंज को जो है रेजिस्ट करना है हम लोगों ने, ताकि एक स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट क्रिएट रहे। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा भी जाता है कि फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। वेरिएबल्स मीन्स जो चेंज होते रहें। कांस्टेंट मतलब जो कांस्टेंट ही रहें, लाइक 1 कांस्टेंट है 1 ने 1 नहीं रहना है। इसमें फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स में हमारे पास आ जाते हैं कोर टेम्परेचर, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, pH of the body fluids, blood glucose levels, blood oxygen and carbon dioxide level, and blood pressure. So these are the variables of human body. अब देखते हैं कि टेम्परेचर भी थोड़ा सा चेंज कर सकता है। कोर टेम्परेचर, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट concentration may also change. pH of the body fluids also change, like the pH of blood is 7.35 to 7.45, which may also goes on changing within the narrow limits. ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो वेरी करता है। रैंडम जो ग्लूकोज लेवल है वो और होता है, फास्टिंग जो है वो और होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे। ब्लड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल चेंज कर रहे होते हैं। ब्लड प्रेशर आपने देखा होगा कि कभी 140/90 हो जाता है, कभी नॉर्मली हम कहते हैं कि 120/80 है। ठीक है, इस तरह ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल सिस्टम, के हाउ टू कंट्रोल। हमारी बॉडी में कोई चीज़ अप एंड डाउन हो रही है, उसमें वेरिएशन आ रही है, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जा रहा है। हमारी बॉडी किस तरह रेजिस्ट करती है, किस तरह जो है वो अपनी अकॉर्डिंग जो है बॉडी की बेनिफिट के लिए एडजस्टमेंट करती है। सो इस चीज़ को अब हम देखते हैं। होम्योस्टेसिस मेंटेन्ड बाय कंट्रोल सिस्टम दैट डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द इंटरनल इन्वायरमेंट। अब कंट्रोल सिस्टम अपना रोल परफॉर्म कर रहा होता है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। डिटेक्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। डिटेक्टर जो डिटेक्ट करेगा, कंट्रोल सेंटर जो कंट्रोल कर रहा है इसको, और इफेक्टर जो जिसकी वजह से वो चेंज आ रहा है।
इसको जब हम एग्जांपल से देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ आएगा कि ये प्रोसेस हो कैसे रहा होता है, कैसे डिटेक्शन हो रही होती है, कैसे कंट्रोल सेंटर होता है और कैसे जो है वो इफेक्टर अपना काम कर रहा होता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि हमारी बॉडी में फीडबैक मैकेनिज़्म कौन कौन से हैं। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और एक होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। इन दोनों को थोड़ा डिटेल से करते हैं क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। कंट्रोल मैकेनिज़्म दैट रेजिस्ट एंड रिवर्सेस एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल इन अ फिजियोलॉजिकल सिस्टम। सो इसमें क्या किया जा रहा होता है कि जो चेंज आ रहा होता है उसे रेजिस्ट किया जा रहा होता है और रिवर्स किया जा रहा होता है ताकि बॉडी नॉर्मल सिस्टम की तरफ मूव करे। एग्जांपल देख लेते हैं। एक जनरल एग्जांपल है थर्मोस्टेट की, बॉयलर की हमारे पास। डिटेक्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर। लेट्स सपोज कि अगर रूम टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है तो क्या होगा, जो डिटेक्टर है, जो थर्मोस्टेट है, वो डिटेक्ट करेगा कि जो रूम का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो रहा है। फिर वो मैसेज आएगा कंट्रोल सेंटर के पास। बॉयलर कंट्रोल सेंटर को पता चल जाएगा कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। फिर क्या करेगा, वो इफेक्टर को मैसेज करेगा और इफेक्टर जो है वो बॉयलर है, बॉयलर जो है वो बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जब रूम का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। फिर जब उस रेंज जो हम लोगों ने सेट की होगी बॉयलर के ऊपर, जब उस रेंज से कम हो जाएगा फिर जो है डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा जी टेम्परेचर जो है रूम का कम हो गया है। फिर वो मैसेज सेंड करेगा कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर फिर मैसेज करेगा इफेक्टर को ऑटोमेटिकली, और इफेक्टर क्या करेगा, बॉयलर को ऑन कर देगा, बॉयलर ऑन हो जाएगा। बॉयलर जब ऑन होगा तो फिर हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, रूम का टेम्परेचर फिर बढ़ जाएगा। इस तरह ये काम कर रहा होता है। ठीक है, आई थिंक सो कि ये वाली एग्जांपल अब आपको समझ आ गई होगी और मे बी आप इससे वाकिफ़ भी हों ऑलरेडी। सो नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स बॉडी, कि बॉडी में किस तरह हो रहा होता है टेम्परेचर मैनेजमेंट। अब देखिए जी, डिटेक्टर हमारी बॉडी में होते हैं स्पेशलाइज्ड सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स जो डिटेक्ट करती हैं बॉडी टेम्परेचर को। कंट्रोल सेंटर है जी ग्रुप ऑफ सेल्स इन द हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन, यानी कि ये कंट्रोल सेंटर है जिसने कंट्रोल करना है, मैसेज भेजना है आगे इफेक्टर को। और इफेक्टर क्या है, इफेक्टर हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं, ब्लड वेल्स हैं। ठीक है, बेसिकली होगा क्या, लेट्स सपोज के डिटेक्टर जो है नर्व्स ने डिटेक्ट किया जी बॉडी टेम्परेचर जो है वो अब बढ़ गया है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है। तो अब होगा क्या, मैसेज हाइपोथैलेमस को जाएगा, हाइपोथैलेमस को मैसेज चला गया कि जो हमारी बॉडी का भाई टेम्परेचर बढ़ गया है, अब इसको कम करना है। ठीक है, अब काम तो इफेक्टर करेगा ना, क्या होगा फिर, स्केलेटल मसल जो है वो अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, बढ़ा हुआ टेम्परेचर है उसको कम करना है ना, तो एक्टिविटी को रिटार्ड किया जाएगा, स्टॉप किया जाएगा। बॉडी अगर शिवरिंग हो रही है उसको रोका जाएगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट किया जाएगा और बिहेवियरल चेंजेस की जाएंगी। लाइक आप नहाएंगे, अगर कपड़े आप लोगों ने ज़्यादा पहने हुए हैं तो टेम्परेचर को कम करने के लिए फिर जो है कपड़े जर्सी वगैरह से आप उतार देंगे। ठीक है, ये बिहेवियरल चेंजेस होती हैं। इस तरह बढ़े हुए टेम्परेचर को नॉर्मल किया जाएगा। इस तरह अगर आपका टेम्परेचर कम है, बॉडी टेम्परेचर कम है, जो सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स है उन्होंने डिटेक्ट किया कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर तो कम है। फिर हाइपोथैलेमस के पास मैसेज किया कि जनाब की बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। फिर वो क्या करेगा, हाइपोथैलेमस इफेक्टर को मैसेज भेजेगा कि भाई टेम्परेचर को बढ़ाओ। तो फिर क्या होगा, स्केलेटल मसल की जो है वो शिवरिंग शुरू हो जाएगी, कांपना, कपकपाहट शुरू हो जाएगी, गूस बम्स वो हो जाएंगे ताकि फ्रिक्शन क्रिएट हो, एयर जो है वो इसमें स्टे करे और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़े। सेकेंडली ब्लड वेसल जो है वो हमारी बॉडीज़ में नैरो हो जाएंगी ताकि हीट लॉस जो है वो मिनिमम हो। बिहेवियरल चेंजेस होगी, लाइक कि आप ज़्यादा कपड़े पहनना शुरू कर देंगे, आप जैकेट्स पहन लेते हैं सर्दियों में। इस तरह आप लोगों ने देखा कि किस तरह अगर टेम्परेचर बढ़ गया उसको मैनेज किया जा रहा है और किस तरह अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसको मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, आई थिंक सो कि आपको ये समझ आ गई है।
ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। इसमें हुआ क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है और उसको कम किया है। टेम्परेचर बढ़ेगा, हमारी बॉडी का नॉर्मल से ज़्यादा हुआ है, तो उसको रिवर्स किया हम लोगों ने टुवर्ड्स नॉर्मल। सो दिस इज़ द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। कंट्रोल मैकेनिज़्म दैट इंक्रीज एंड एक्सेलरेट एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल इन अ फिजियोलॉजिकल सिस्टम। इट इज़ मच नियर एज कम्पेयर टू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। हमारी बॉडी में मोस्टली जो मैकेनिज़्म वर्क कर रहा होता है या हो रहा होता है वो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। टेम्परेचर मैनेजमेंट में या बहुत सी ऐसी जो चीज़ें हैं हमारी बॉडी में हो रही होती हैं, आप इसकी बहुत एग्जांपल्स देखेंगे भी एंडोक्राइन सिस्टम जब हम पढ़ेंगे। और जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है वो रेयर होता है। उसकी एग्जांपल है हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। ब्लड क्लॉटिंग भी हमारे पास जो है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होता है, और ये आप लोग पढ़ेंगे ब्लड वाले चैप्टर में, ठीक है। सो इसकी एक एग्जांपल थोड़ी डिटेल से कर लेते हैं, ताकि अगर इसकी एग्जांपल के बारे में आपको क्वेश्चन आए तो हम लोग इसे अटैम्प्ट कर सकें। होता क्या है जी, जब लेबर होती है, ड्यूरिंग लेबर कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस आर स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन ऑक्सीटोसिन। क्या होता है, लेबर के दौरान यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं बाय हार्मोन ऑक्सीटोसिन। दीज फोर्सेस द बेबीज हेड इनटू द uterine cervix, stimulating stretch receptors. In response, more oxytocin is produced, further strengthening the contractions and maintaining labors. After the baby is born, the stimulus is no longer present, and so the release of oxytocin stops. So this is the basically phenomena जो कि लेबर में हो रहा होता है। क्या होता है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, बेबी का जो हेड है वो सर्विक्स की तरफ मूव करता है, और जब मूव करता है ऑक्सीटोसिन की वजह से ये सारा प्रोसेस बेसिकली हो रहा होता है ऑक्सीटोसिन की वजह से। और फिर क्या होता है, जब सर्विक्स में मूव करता है तो फिर स्ट्रेच रिसेप्टर्स, मसल स्ट्रेच होते हैं सर्विक्स में, और फिर जब मसल स्ट्रेच होते हैं तो फिर मैसेज आता है ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन के लिए। फिर बेबी और मूव करता है, फिर और मैसेज आता है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स की वजह से स्ट्रेचिंग हो रही होती है और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। और फिर ये प्रोसेस इस तरह कंटिन्यूसली हो ही जाता है जब तक कि लेबर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, डिलीवरी कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। इस तरह ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है, समझ आई। यानी कि एक प्रोसेस हो रहा है, उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के ज़रिए। और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में हम जो प्रोसेस हो रहा होता है उसको अपोज करते हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम उसे कम कर रहे हैं, कम हो रहा है तो उसे ज़्यादा कर रहे हैं। सो दिस इज़ नेगेटिव। और पॉजिटिव में हम एक प्रोसेस को स्ट्रेंथिफाई कर रहे होते हैं, उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं उसको। सो आई थिंक सो यू गेट माई पॉइंट, आपको समझ आ गई होगी। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेकंड यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा होम्योस्टेसिस क्या है, यानी कि बैलेंस मेंटेन करना विद इन नैरो लिमिट्स, एक स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट को क्रिएट करना। स्टेबल का मतलब ये नहीं है कि अनचेंजिंग कंडीशन होगी, उसका मतलब ये है कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो नैरो लिमिट्स के अंदर हम उसे मेंटेन करेंगे। फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसे याद रखना है। वो आ सकती है कि राइट 5 फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स, आप उसमें लिख सकते हैं कोर टेम्परेचर, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, ब्लड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स, ब्लड प्रेशर। फिर कंट्रोल सिस्टम के पार्ट कौन कौन से होते हैं, कंट्रोल सिस्टम के पार्ट 3 होते हैं, मैंने आपको बताया, रिडक्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ आप लोगों को एग्जाम्पल का पता होना चाहिए। बहुत ही आसान है यार। देखो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, हमारे जो नर्व्स हैं उन्होंने सेंस किया, मैसेज किया हाइपोथैलेमस को, जिसने मेंटेन करना होता है बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस ने इफेक्टर को मैसेज किया, यानी कि हमारे मसल्स को मैसेज किया। तो अगर वो शिवर कर रहे हैं तो वो शिवरिंग उनकी स्टॉप हो जाएगी। अगर आप फिर बिहेवियर चेंज आप करेंगे, जो हमारी ब्लड वेल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, ताकि जो अगर बढ़ा हुआ टेम्परेचर है तो लॉस हो हीट का, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इजी। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। इस तरह पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या हो रहा होता है कि एनी चेंज जो हमारी बॉडी में आता है उसको हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है।
इसमें हम लोग कर सकते हैं एग्जांपल ब्लड क्लॉटिंग की दे सकते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की दे रहे होते हैं ड्यूरिंग लेबर, जिसको मैंने आपको डिटेल से बताया कि किस तरह लेबर हो रही होती है, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हो ही जाता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जब तक कि प्रॉपर जो डिलीवरी का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। सो ये था आज का सेकंड यूनिट।